दूसरे दौर के चुनाव में भी बिहार में बम्पर वोटिंग हुई। बराबरी 80, कस्बा 80.89, प्राणपुर 80.90 और ठाकुरगंज 80.46%। अब सवाल है इस बम्पर वोटिंग के मायने क्या है। कई कंपनियों ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। आपके लिए हम लेकर आए हैं पोल ऑफ पोल्स, यानी बिहार पर सभी एग्जिट पोल का मिलाकर आपके लिए महा एग्जिट पोल। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो बिहार में दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है। आइए आपको बताते हैं किस तरह हर घंटे 2 घंटे पर बिहार में बढ़ता गया वोटिंग का आंकड़ा। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। उम्र से पीठ झुक गई है, लेकिन वोट देने का इरादा न टूटा न झुका। बिहार में लोकतंत्र को अगर हौसले की जरूरत थी तो ये है वो हौसला, ये है वो जज्बा। शरीर साथ दे न दे, वोट देने का फर्ज पूरा करना है। भविष्य के बिहार को सपनों का बिहार बनाना है। नतीजा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। अगर 6 नवंबर को पहले दौर के चुनाव में 75 साल का रिकॉर्ड टूटा तो 11 नवंबर को सुबह पौ फटते ही यह तय हो गया था कि 11 नवंबर का बिहार 6 नवंबर के रिकॉर्ड को तोड़ने का मन बना चुका है। इस जज्बे को अब आंकड़ों के आईने में देखते हैं। सुबह 9 बजे तक पहले चरण में 13.1% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 9 बजे का आंकड़ा था 14.55। 2 घंटे बाद ये आंकड़ा, जहां पहले चरण में 27.65% वोटिंग हुई थी, वहीं दूसरे चरण में 11 बजे का आंकड़ा था 31.38%। 1 बजे पहले चरण में 42% के करीब वोटिंग हुई थी, जो इस चरण में 5% ज्यादा यानी 47.62% हो गई थी। 3 बजे पहले चरण में 53.77% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में ये आंकड़ा बढ़कर 60.40% हो गया। शाम के 5 बजे पहले चरण की वोटिंग 60% के करीब आकर थम गई थी, जो इस चरण में 67.14 हो गई। पहले चरण का जो आखिरी आंकड़ा 65.08% मंगलवार को चुनाव आयोग ने जारी किया, ये उससे भी ज्यादा है। बिहार में दूसरे चरण की रिकॉर्ड वोटिंग का सबसे ज्यादा श्रेय सीमांचल को जाता है। सीमांचल में किशनगंज में 76.26, कटिहार में 75.23, पूर्णिया में 73.79 और अररिया में 67.79% वोटिंग हुई। बिहार में दोनों चरणों की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इशारा है कि इस बार सीमांचल में ओवैसी का जादू नहीं चला है और महागठबंधन के पक्ष में ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। अगर सीमांचल की कहानी जहानाबाद से औरंगाबाद और नवादा से भागलपुर तक दोहराई जाती है तो उसके मायने ये हैं कि बिहार ने इस बार ठहराव नहीं, बदलाव के लिए वोट किया है। निलय सिंह, इलेक्शन डेस्क, नक्षत्र न्यूज। तो बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले फेज की अगर बात करें तो 65% और दूसरे फेज की अगर बात करें तो 67.14% मतदान हुआ है। ये बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में वो कौन सा मुद्दा है जो मतदाताओं के बीच में घूमता रहा। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि महिला मतदाता, युवा मतदाता, प्रवासी मजदूर किसकी तरफ उनका रुख रहा है। और तमाम पहले मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों से हम रूबरू कराएंगे और हम पोल्स भी दिखाएंगे कि किस एजेंसी ने कितनी सीट किस गठबंधन को दिया और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अख्तर अली साहब हैं। अख्तर अली साहब, बहुत स्वागत है आपका। और मृत्युंजय शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मृत्युंजय जी से शुरुआत करते हैं। मृत्युंजय जी, एग्जिट पोल देखकर तो आप लोगों को, हालांकि चुनाव से पहले भी आप लोग बहुत संतुष्ट नजर आ रहे थे कि भाई हम लोग रिपीट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल उस बात पे आप लोगों की मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को लग रहा है कि भाई एनडीए की सरकार आ रही है। सारे एग्जिट पोल आप लोगों के पक्ष में है। शर्मा जी, ये हम लोग बहुत पहले से क्लियर रहे ऑलमोस्ट, और ये बहुत फैक्ट्स के साथ ये कॉन्फिडेंस है। ये बहुत क्लियर रहा है कि सरकार हमारी बन रही है और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बन रही है। नंबर्स ठीक है, 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जिट पोल्स भी सारे नंबर्स बहुत अच्छे दिखा रहे हैं, बट उस नंबर पे नहीं जाके ये मैं बहुत कंफर्टेबली बोल सकता हूं। मैं पिछले 15 दिनों से फील्ड पर था बिहार में,
और जिस प्रकार से एक ऐसी सरकार जो 20 वर्षों से सरकार में है, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का आपको कोई निशान पूरे बिहार में नहीं दिखेगा। कोई व्यक्ति ये कहता हुआ नहीं दिखेगा कि नहीं नहीं नीतीश जी बहुत हो गए, अब नहीं चलेंगे, अब बदलना चाहिए। इस प्रकार के फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के प्रति आप कह रहे हैं, मैं एकदम आपकी बात से एकदम मुझे कहीं नहीं, पर मिनिस्टर्स का, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मैं नाम ले लूंगा 5-6 मिनिस्टर्स को, तो आप भी जानते हैं, चुनाव वाले दिन, चुनाव से पहले भारी विरोध हुआ है, भारी विरोध हुआ मृत्युंजय जी। और लखीसराय में तो पथराव भी हो गया विजय सिन्हा पर। तो ये तो एंटी इनकम्बेंसी का ही शक्ल है ना। बिल्कुल नहीं शार्प जी, थोड़ा सा इसीलिए हम लोगों को कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट स्टेट का समझना जरूरी है। जो विरोध हुआ, जितने भी विरोध हुए, आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, मैं फिर नामवार बता सकता हूं और गांव वाइज बता सकता हूं। किसका विरोध हुआ? इस एक नेता का विरोध हुआ एक ऐसे गांव में जो उनके कट्टर विरोधी हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा, टिकारी में अनिल कुमार जी के ऊपर पथराव हुआ, उनका हाथ टूटा। एक ऐसे गांव में हुआ जो एकदम यादव बहुल गांव था और उसमें कभी जो पूरी बहुसंख्यक आबादी वो यादवों की है, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट के कारण ज्यादा है। तो क्या आप इसके कारण बोलेंगे कि चुनाव हार रहे टिकारी में? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं हार रहे। तो उसको हम लोग कई बार कहते हैं कि नहीं जनरल पब्लिक का, बिल्कुल वो जनरल पब्लिक का वो विरोध नहीं है। जनरल पब्लिक कभी ऐसे विरोध नहीं करती। आपने किसी और स्टेट में देखा है क्या कि जनरल पब्लिक पत्थर चला रही है? वो विरोध का तरीका हो ही नहीं सकता। उसको तो हम भी अप्रिशिएट नहीं करते। नहीं तो मैं उसी पे चलाना, किसी पे चप्पल चलाना, लेकिन जो विजय सिन्हा पे हुआ वो तो उनका क्षेत्र और सड़क के लोग मांग कर रहे थे, और तस्वीरें जहां पर हमला हुआ वो सड़क पूरी दिख रही है कि सड़क बनी नहीं हुई है और पूरा कीचड़ से लबालब सड़क है। तो ये विरोध तो है ही है। मैं फिर से कह रहा हूं शार्प जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं विरोध जीरो होगा, कहीं भी नहीं हो सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन इस तरह के जो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं वो जो पूरे विरोध को एक्सेंचुएट कर देता, लगता है कि बहुत भारी विरोध है। वो उस गांव में हो सकता है विरोध होगा, लेकिन क्या उस विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में वैसा विरोध होगा? तो उसको हम एक जनरलाइज कर लेते हैं। मैं इसीलिए उस पर जा रहा हूं। देखिए, पिछले 20 वर्षों में जो बिहार में काम हुआ है, आप और हम उस पर डिबेट कर सकते हैं कि और थोड़ा काम होना चाहिए था, और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन ये विपक्ष तक नहीं कहता है कि काम नहीं हुआ है। तेजस्वी के मुंह से आप सुनिए, जब वो सरकार में तो सबसे ज्यादा गुणगान करते थे नीतीश की कि जितना बिहार में विकास हुआ है किसी और राज्य में नहीं हुआ है। तो इस पर हम सबको मानना पड़ेगा कि बिहार में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर, उस पर बहुत काम हुआ है। और इसके बेनिफिशियरीज जो है एक्चुअल में शारिफ जी, देखिए हम बाहर से बहुत सारा इवैल्यूएशन कर सकते हैं, एनालिसिस करते रह सकते हैं। जो वहां लोग रह रहे हैं, आपने महिलाओं की बात खरी खास करके, सबसे ज्यादा अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होने का फायदा होता है तो महिलाओं को होता है। आप उनसे कभी जाके बात कीजिएगा इस विषय में। हम बहुत सारे अलग स्कीम्स पे बात कर लेते हैं कि 10,000 रुपए मिले इसलिए वोट देंगे, जीविका दीदी इसलिए वोट देंगे, पंचायत रिजर्वेशन इसलिए वोट देंगे। सबसे ज्यादा अगर उनको फर्क पड़ता है तो सुरक्षा व्यवस्था से फर्क पड़ता है। और वो कहती हैं कि शाम के बाद उनको निकलने में झिझक नहीं होती है, और 2005 के पहले होती थी। तो वो महिलाएं आपको लगता है कि कभी वोट दे सकती हैं जो विपक्षी गठबंधन है उसको? कभी नहीं दे सकती हैं। और इस कारण से हम लोग बहुत पहले से कॉन्फिडेंट रहे। दूसरा, सोशल कोलिशन के तौर पर भी, इलेक्टोरल कोलिशन के तौर पर भी आप देखें, एक चीज मित्र जी, जो महिला का आप लोग जिक्र कर रहे हैं लगातार, तो ये तो मतलब महिलाएं शुरू से ये जो नीतीश कुमार ने 10,000 अकाउंट में डाल दिए या कुछ घोषणाएं कर दी, इस वजह से नहीं, महिलाएं कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहा नीतीश कुमार की तरफ। तो वो तो आपका वोट बैंक ऑलरेडी है ही, तो उसको आप काउंट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसको काउंट करके आप अपना नंबर्स नहीं बढ़ाएं, क्योंकि युवा भी है, प्रवासी मजदूर भी है। महागठबंधन का दावा है कि चलिए महिला उनका रुख नीतीश कुमार की तरफ शुरू से रहा, लेकिन प्रवासी मजदूर और जो युवा है वो हमारी तरफ आ गए, क्योंकि हमारी घोषणा हमने समय सीमा में बांध दिया कि इतने समय सीमा में हम कर देंगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन आपको समझना होगा महिलाएं हमारी वोटर रही हैं। आप 2005 तक देखेंगे जो महिलाओं का वोट प्रतिशत होता था वो पुरुषों से 3% नीचे था। 2010 से आप देखिए महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, और इस बार सिर्फ फर्स्ट फेज का मैं बता रहा हूं, महिलाओं का वोट प्रतिशत 7.5% ज्यादा है मिल से। तो महिलाओं का एंथुजियाज्म बढ़ भी रहा है शारिफ जी, उसको भी आपको अकाउंट करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट नहीं है। दूसरा, युवाओं पे या प्रवासी मजदूरों पे आते हैं। युवा कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप एक प्रकार का कोई अनरियलिस्टिक वादा दे दे तो मान जाए कि अच्छा इनका वादा ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिकलिटी पे वो देखता। मैं एक एग्जांपल देखता हूं, मैनिफेस्टोज उठा लीजिए आप, एनडीए का और आरजेडी का और महागठबंधन का, सिर्फ इंडस्ट्री सेक्शन निकालिए। एनडीए में 8 पन्नों में इंडस्ट्रीज पे पूरी बात की गई कि क्या क्या किया जाएगा, मैं उसकी डिटेल्स में जा सकता हूं। आरजेडी ने 5 लाइन लिखा, आधा पन्ना खाली छोड़ दिया। तो दिखता है कि कितनी मेहनत जा रही है उस सोच में और उस विजन में। सिर्फ ये कह देने से कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, आप बिहार में जाके पूछे किसी युवा से क्या उसको विश्वास हो रहा है इस पर? किसी को विश्वास नहीं होता, इम्प्रैक्टिकल है, नहीं हो सकता है। तो कोई मान ही नहीं रहा है कि ये किसी प्रकार का वादा है भी। उनको सामने दिख रहा है कि एग्जिस्टिंग सरकार जो भी कर पा रही है वो तो हाथ में हो, दिख रहा है कि हो रहा है। उस पर ठीक है नाराजगी हो सकती है, लेकिन दूसरे वाले पे फिर विश्वास नहीं होगा उसके कारण। चलिए, अब डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। कमलदेव साहब, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में।
आते हैं आपके पास, उसके पहले अख्तर अली साहब के पास रुक कर लेते हैं। अख्तर अली साहब, अभी जो मृत्युंजय जी कह रहे थे उसके साथ हम अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आपको दिखा रहे थे। सारे एग्जिट पोल ऑलमोस्ट ऐसे हैं जो आपको 100 के तक भी नहीं पहुंचा रहे। एक अगर चाणक्य शायद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि 100 का आंकड़ा मतलब नंबर में ला रहे हैं। आप लोग पहले ही फेज में दावा कर रहे थे कि 70 सीट आ रही है, 121 सीटों में 70 सीट आ रही थी, और पूरे 243 सीटों में आप लोगों को 100 भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए सारिक जी, पिछला जो आप एग्जिट पोल 2 बार का देखेंगे, 20 का भी और 15 का, ये दोनों एग्जिट पोल धराशायी हुई थी। जस्ट जो एग्जैक्ट पोल था एग्जिट पोल के अलग था। और अभी तो निर्वाचन आयोग ने जारी भी नहीं किया कि पुरुष कितना वोट दिए और महिला कितना। उन्होंने तो सूची ही नहीं दिया, लेकिन 7% इन्होंने ज़्यादा बता दिया महिला का। कहाँ से फर्स्ट फेज का भी नहीं आया, अभी फर्स्ट फेज का भी नहीं आया। इतना बेसिक नहीं, अगर आप फर्स्ट फेज का कर दिया है, नहीं सर्च आप करके बता दीजिए। नहीं आप बैठे बैठे आज तक इस प्रकार के डिबेट का तो कोई मतलब ही नहीं। क्या आप बता दीजिए कितना % महिलाओं का हुआ? अभी तक तो सूची ही नहीं दिया। आप सर्च करके बता दीजिए। अरे 7.5% का डिफरेंस है। कहां से आपको ये रेशियो मिला? निर्वाचन आयोग से आज तक मांग रहे हैं हम लोग कि महिला पुरुष कितना वोटिंग हुआ, इसका बताइए। निर्वाचन आयोग दिया नहीं। 6 तारीख वाला आज जारी हुआ, 6 तारीख वाला आज जारी हुआ। कुछ नहीं हुआ है जारी। नहीं जारी हुआ महिला वाला नहीं, 6 तारीख वाला जारी हुआ। कितना % महिला वोटिंग की है? नहीं महिला वाला नहीं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। नहीं ओवरऑल की बात हो रही है ना। ये महिलाओं ने 7% ज्यादा वोटिंग किया इन्होंने कहा। तो अभी तो निर्वाचन आयोग ने तो जारी ही नहीं किया है कि महिला कितना वोटिंग किया, पुरुष ने कितना किया। सुन लीजिए, फीमेल का है 69.04। ये कहां का रेशियो है? अरे एनडीटीवी का है यार। अरे एनडीटीवी ने निर्वाचन आयोग का दिखाइए, टीवी का यहाँ नहीं चलेगा। हम निर्वाचन आयोग का मानेंगे, इलेक्शन कमीशन का मानेंगे कि किसी चैनल का बात को मानेंगे? अरे आज तक निर्वाचन आयोग ने दिया ही नहीं आंकड़ा कि किसका कितना वोटिंग हुआ है। ये तो मांगा जा रहा है। जी आप बोल रहे हैं एनडीटीवी को कोट करेंगे यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन को कोट, इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्शन कमीशन को कोट नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दिया है जारी। अरे यार ना, आप यहाँ पर अपने आप अपना बताइए, वहां पर जो बैठे हुए हैं एनालिसिस्ट लोग बैठे, उनको सर्च करके आप यहाँ पर खुलासा कीजिए कि निर्वाचन आयोग ने क्या घोषणा कर दिया कि कितना महिला कितना पुरुष ने वोट किया है। मैं बैठा हुआ हूँ 1 घंटा भी आपके पास में, और इस बात का खुलासा होना चाहिए। अच्छा उस बात से हम लोग निकलते हैं। नहीं गलत आंकड़ा दे करके और इस परसेप्शन फैला देना कि हम जीत रहे हैं, तो आप उससे फर्क नहीं है। इस बार सरकार अगर मान लीजिए गलत परसेप्शन उन्होंने फैला दिया, एक वक्त के लिए मान लेते हैं, तो अब तो वोटिंग होनी नहीं ना है कि आप वो चीजें बदल सकते हैं। हाँ सही बात है। तो इस तरह से इनको गलत आंकड़ा मिल गया है कि महिला बहुत, अरे महिला अगर वोट दी भी है ना तो परेशान होकर प्रवासी मजदूर के वजह से कि उनका पति बाहर नौकरी कर रहा है और अपने घर में घर का रखवाली करने में रख गई है। मेरा भी पति यहाँ पर आए 20 साल काम से तो समस्या थी ना, 20 साल से महिला के साथ वो समस्या थी, तो 20 साल से तो अगेंस्ट हर बार कर रही थी। देखिए पिछले 20 साल से जो 4 इलेक्शन को अगर आप देख लेंगे तो 2010 का इलेक्शन में हम लोगों ने गठबंधन के बिना चुनाव लड़ा था, और उस चुनाव में हमें खामियाजा भुगतनी पड़ी। लेकिन हम 2015 का चुनाव लड़े थे और लोगों ने विश्वास किया था महागठबंधन में। वहां पर आरजेडी को देखा था, कांग्रेस को देखा था, और हर चैनल ने दिखाया था कि 200 पार एनडीए आ रही है। 100-150 से ऊपर तो सिर्फ बीजेपी का सीट दिखाते थे, लेकिन उसका उलट हुआ। फिर अब 2020 में देख लीजिए, महागठबंधन को बढ़त दिखा रही थी, लेकिन उसका उलट हुआ। इस बार भी यही होगा। चलिए, बिहार का मतदाता बहुत ही समझदार है, और जिस तरह से ये विकास की बात करते हैं, अगर 20 सालों में अगर कुछ किया हुआ होता तो आज उसी झारखंड बिहार से अलग हुआ है झारखंड। शिक्षा में बताइए, शिक्षा का रेशियो देखिए, 2011 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 61% वहाँ का लिटरेसी है और हमारा 64% था। फिर आप स्वास्थ्य में देख लीजिए, आखिरी पायदान में स्वास्थ्य में है बिहार। झारखंड नीति आयोग का, इनका अभी 2024 का रिकॉर्ड है ना, नीति आयोग का अनुसार झारखंड सबसे अव्वल नंबर पे है स्वास्थ्य सुधारों में। हम उसी से अलग हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, दिन दहाड़े वहाँ गोली मार दिया जाता है। वीआईपी रोड में आज का अपहरण नहीं हो रहा। जिस तरह से तांडव मचाए हुए हैं यहाँ वहाँ बालू माफिया, शराब माफिया की बात करके क्या फायदा? अब तो वोटिंग हो गई, हो गया है। तो इन्होंने जो गिनती कराया है कि हमने ये काम किया है, कहीं कुछ नहीं है।
आप 14 को वो यूनिवर्सिटीज पता देख चलेगा, लीजिए। 14 को वो पता चलेगा कि मृत्युंजय जी नहीं, कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल हाँ, रहे हैं। सही बात है। विकास चलिए एक का- बार कमलदेव साहब का रुख कर लेते हैं। कमलदेव साहब, हालांकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो हम चला रहे हैं अलग अलग एजेंसियों के, लेकिन हरियाणा भी हमने देखा है, महाराष्ट्र भी हमने देखा है और हमने झारखंड भी देखा है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए थे और उससे जो नतीजे आए उसमें ज़मीन आसमान का फर्क आ गया था। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से एग्जिट पोल एकदम ही आप लोगों को सीन से आउट दिखा रहा है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं तो उसके पीछे कोई जवाब, कोई जस्टिफिकेशन आपका तो होगा जरूर। इब्राहिमी जी, ये एग्जिट पोल है और आपने ही कहा अभी हरियाणा महाराष्ट्र का नाम आपने लिया। हाँ हाँ, मैं हरियाणा में कहीं नहीं दिखा रहा था कि भाजपा की सरकार बन रही है, लेकिन भाजपा की सरकार बनी। वही हाल महाराष्ट्र में भी था, झारखंड में भी वही हुआ 2024 के चुनाव में। हाँ, और आज जो स्थिति बनी हुई है हरियाणा और महाराष्ट्र के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो बातें आ रही है खुल के वोट चोरी का और तथ्यों के साथ दिया जा रहा है, चुनाव आयोग इस पर कोई नहीं बोल रहा, जबकि तत्परक ढंग से दिया जा रहा है कंप्लेन। इसके बाद चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ के संदर्भ में भी जो एग्जिट पोल कह रहा है, यह धरातल पर कहीं नहीं था। हम लोग भी घूमे हैं, युवाओं का भीड़, महिलाओं का भीड़, ये निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में है, जो मुझे लगता, क्योंकि जो नैरेटिव महागठबंधन ने दिया था और जो बात महागठबंधन ने कहा वह जुमला नहीं था। उन्होंने पलायन का इशू उठाया, रोजगार का इशू उठाया, महिलाओं की रक्षा का इशू उठाया, औद्योगिकरण का इशू उठाया। ये जितना भी बात लड़ा महागठबंधन इशू बेस पर लड़ा जो जनता से जुड़ा हुआ मतलब था। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता काटा पर लड़े, पप्पू गप्पू अप्पू पर लड़े, इस ढंग के बात किए। कहीं कोई भी एनडीए के नीतीश कुमार जी अपने कामों की बात बतियाए। नीतीश कुमार जी जहां जहां भाषण दिए, जहां जहां चुनाव प्रचार में गए, 20 वर्षों में अपने किए गए कामों की बात उन्होंने रखा। कभी उन्होंने काटा भट्टा का बात नहीं कहा। लेकिन बीजेपी के एक भी नेता का बात बता दीजिए आप जो बेसिक बिंदु पर कहीं चर्चा किया हो। तो आज बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं, जुमले पर नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो धर्म की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति को नकार चुके हैं और निश्चित रूप से अपने कौज पर वोटिंग किए हैं। तो महागठबंधन को सरकार बनाना ही तय है। लेकिन अभी हमको एक बात बताइए इब्राहिमी जी, अमित शाह जी इस देश के होम मिनिस्टर हैं और वो बिहार जैसे स्टेट के चुनाव में इतने दिनों से यहां जमे हुए, और ये भी रिपोर्टिंग है कि ठीक है, वो किसी पार्टी के भी हैं, तो उससे मतलब गृह मंत्री हैं और वो वहां पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी पार्टी के हैं तो अपनी पार्टी के लिए तो काम करेंगे। इब्राहिमी जी फर्क पड़ता है। गृह मंत्री जी मोरजा होटल में ठहरे हैं और वहां वो किससे मिल रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा पर कपड़ा लगाए हुए हैं, ताकि जांच कभी हो तो पता नहीं चले कि किस किस से हम मिल रहे थे। और आज भी मृत्युंजय जी कह रहे थे जब पहले इलेक्ट्रॉनिक बात नहीं था, इतना सिस्टम डेवलप नहीं था, मैनुअली काम होता था, तो सेम डे कितना पुरुष पोल हुआ, कितना महिला पोल हुआ, यह फिगर मिल जाता था। और आज तक फर्स्ट पेज का चुनाव आयोग अपने विधिवत रूप से घोषणा करके नहीं बताया है कि कितना महिला का वोट पड़ा, कितना पुरुष का वोट पड़ा। तो यह सारी बातें हैं, क्योंकि एक सारे सिस्टम के बाद इनके पास चुनाव आयोग के साथ जो इनका साठगांठ है, जो पूरे देश के लोग अब देख चुके हैं, ये भी एक कारण है जिस पर इतना कॉन्फिडेंट है। लेकिन इस बार जनता इनके सारे सोच को हवा निकाल देगी और 14 तारीख को यह पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही। चलिए मृत्युंजय जी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, जो सवाल हमने डॉक्टर साहब से किया, कमलदेव साहब से, कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हाल के चुनाव जो हुए इससे पहले बिहार के, उसे जस्ट उलट नतीजा आया है जब एग्जैक्ट आया, तो ये भी सवाल आपसे है। और दूसरा ये सवाल है कि जो युवा और प्रवासी मजदूर है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की जो संख्या आ रही है 1 करोड़ 4 लाख के आसपास आ रही है, जो छठ में आए हैं, दे स्टे बैक कि हम वोट करेंगे, तो वो किस रूप में आप, क्योंकि 20 साल से आप लोग हैं और आप लोगों ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि प्रवासी मजदूर वहां रुक पाए। और तेजस्वी ने जो वादा किया कि 20 दिन में हम न्यायालय बनाएंगे और 20 महीने में हम आपको नौकरी देंगे,
तो लोगों का कहना महागठबंधन का कि इससे लोग कनेक्ट कर गए कि भाई अब हमको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, हम यही रुक के काम कर पाएंगे। तो ये रुझान, ये रुख महागठबंधन की तरफ हो गया। नहीं, सबसे पहले हम लोग फैक्चुअली बात नहीं करके बहुत जेनरिस्टिकली बात करते हैं। 2015 का भी निकालिए एग्जिट पोल, कौन सा एग्जिट पोल है जो दिखा रहा था कि एनडीए की सरकार बन रही है? दिखा दीजिए मुझे जरा। साफ साफ क्लियर आ रहा था उस समय कि महागठबंधन की सरकार बन रही थी, बनी। 2020 का एग्जिट पोल उठाइए, 2020 का एग्जिट पोल बहुत क्लोज फाइट दिखा रहा था दोनों गठबंधनों में, थोड़ा सा क्लियर एज दिख रहा था, कोई कोई में एनडीए को और किसी किसी में एनडीए को। फाइनली जाके एनडीए की सरकार बनी। बिना मतलब के हर चीज को डिस्क्रेडिट कर देना जस्ट बिकॉज मेरे नैरेटिव को सूट कर रहा है, तो सब बेकार है, सब बकवास है, जितने एग्जिट पोल है कुछ नहीं है। अभी यही एग्जिट पोल जीतता हुआ दिखाता तो ये लोग अभी वाहवाही करते हमने रहते। जिक्र तो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र का किया अभी ना। आपने बिहार की बात करी, मैंने आपको दो बहुत फैक्चुअली बता दिए कि 2015 में, 20 में भी वे ऑफ इनको दिखा बीच नहीं में मत सकते, बोलिए, चीज को अब मानेंगे बीच में आप मत ना। बोलिए, वे ऑफ द मार्क दोनों में नहीं था। 2025 में फिर से कह रहा हूं मैं, तो मैंने सुन लीजिए ना, अब सुना भी कीजिए थोड़ा। मैंने आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में शरद जी आपको कहा था, मैं नंबर्स मैं नंबर्स तक, अरे सुन लीजिए थोड़ा ना, सुने के अभी आदत डालिए, सुनना पड़ेगा अभी 5 साल और। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही आपको कहा था कि मैं नंबर्स पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ग्राउंड पे भी गया हूं, सेंटिमेंट्स देखा है। पहला वो, दूसरा जिसे भी बिहार की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है सोशियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी के, मैं उस पे जा रहा हूं। जो इलेक्टोरल कोलिशन बन के आया एनडीए का, वो आप देखिए, पहली बार जो ये 5 पार्टियां साथ में है वो साथ में आई हैं और बहुत अच्छा वोट ट्रांसफर है उन सबके बीच। चिराग भी साथ में है, कुशवाहा जी भी साथ में है। मगध शाहबाद का आप एरिया देखिए जिसमें पिछली बार इंडिया ऑलमोस्ट साफ थी, वहां कम से कम 8 से 10 सीटों का फायदा है। तो अगर आप टैक्टिकली भी देखेंगे तो जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हो बहुत क्लोज दिखा रहे हो। फिर से कह रहा हूं 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूं अब यही कमल जी जो बोल रहे हैं कि इनकी सरकार बन जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, चलिए मैं मान लेता हूं हमारी सरकार बनी तब भी हमें कबूल है, सरकार नहीं बनी तब भी हमें स्वीकार है। आपकी अगर सरकार नहीं बनी तो क्या आप रोना शुरू नहीं करेंगे फिर से कि ईवीएम में हो गया तो वोटर चोरी हो गया तो फलाना ढिमकाना? आप ये बोल दीजिए, दोनों तरफ मत रहिए ना। सरकार बन गई तो इलेक्टोरल प्रोसेस अच्छा है, और सरकार नहीं बनी तो अभी 10 बहाना निकालना शुरू कर देंगे। ये डिबेट पे बस एक लाइन बोल दे कि जीते या हारे हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास है। चलिए जवाब आप ही को देना चाह रहे। हाँ कमलदेव जी, कमलदेव जी, कमलदेव जी आवाज आ रही है? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं आएगी अभी आवाज। नहीं कुछ टेक्निक जी। कमलदेव साहब आपका म्यूट हो गया। कमलदेव जी म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। यह काम आप लोगों के जिम्मे है। आप लोग सुनिए, ये अभी कह रहे थे हरियाणा का बात जब आप उठाए, इसका बात उठाए, बात यह है कि हम चुनाव जीते या हारे माने ही नहीं रखता है। इशू है ईवीएम, चुनाव आयोग की संलिप्तता इशू है। चुनाव हारना जीतना तो आप जितना टारगेट मान के चलते थे कि हमको चुनाव आयोग से इतना वोट ले लेना है। नहीं कमलदेव साहब, मृत्युंजय जी का स्पष्ट सवाल है कि अगर आप चुनाव जीत गए तब हार गए तो फिर अब वो ईवीएम या चुनाव आयोग की संलिप्तता, चुनाव आयोग ने खेला कर दिया, ये सारी चीजें नहीं होगी। जीत गए तो आप तो शिकायत कीजिएगा नहीं, तो हार गए भी तभी शिकायत नहीं कीजिएगा, ये सवाल मृत्युंजय जी कर रहे हैं। मैंने जवाब वही दिया इब्राहिम जी, सुन लीजिए। मैंने कहा कि मैं चुनाव हारूंगा जीतूं, यह माने नहीं रखता है। कर्नाटका चुनाव के संदर्भ में भी यह बात उठी थी। यहां आप जीत गए तो क्या चुनाव आयोग ईवीएम पर आरोप लगाइएगा? तो उस समय भी हमारे दल के नेता भी कहे थे और मैंने भी एक चीज में कहा था जी कि हार और जीत माने नहीं रखता। संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का दुरुपयोग आपके द्वारा हो रहा है और उसकी संलिप्तता आपके साथ है, यह इशू है और तब तक रहेगी जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो जाता। हमारे हारने जीतने से इशू नहीं समाप्त होता। हम बीजेपी के लोग नहीं है, एनडीए के लोग नहीं है कि हम जीत गए तो हमारा इशू समाप्त हो गया। मतलब आप सत्ता में आ भी गए तब भी ये मुद्दा आपके लिए बरकरार रहेगा? तभी इशू है। वोट चोरी है, इस बात को हम लोग कहेंगे। वोट चोरी तो फिर जीतेगा कैसे? नहीं ठीक है। अरे साहब, आपको चोरी करना है, 100 को वोट आपने चोरी कर लिया और जनता ने हमको 150 वोट ज्यादा दे दिया, तो कि मेरा मार्जिन घट सकता है लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। तो जनता तो 100 ही चलता रहा, तो 250 जनता कहां से हो जाएगी कि 100 चोरी कर लिया 150 दे दी? मैंने ये नहीं, जितना वोटर है एक बूथ पर 800 वोटर है,
और उसमें मान रहे हैं कि 60% अगर मान लीजिए तो 480 के लगभग पोल होता है। अच्छा। और उस बूथ पर ये टारगेट किए हुए हैं चुनाव आयोग से मिलके कि 100 को हमको सरप्लस वोट डालना है। तो बढ़ गया 380 वोट। उस 380 वोट में अगर 300 वोट दे दिया महागठबंधन को तो इनका नेगेटिव वहां फेल हो जाएगा। तो इसका माने ही थोड़े हो गया कि जो कोलिजन आप पैदा किए हुए हैं, जिस संस्था का आप दुरुपयोग कर रहे हैं और जिससे मिलकर आप खेल कर रहे हैं, खेल थोड़ा समाप्त हो रहा है। खेल तब तक रहेगा, इशू तब तक रहेगा जब तक चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों को निष्पक्षता पूर्वक पूरा करने का संकल्प नहीं लेता है, उसमें सुधार नहीं होती है, तब तक यह इशू है, इशू रहेगा। क्योंकि कांग्रेस और महागठबंधन पब्लिक कॉज पर लड़ रहा है। देश के संविधान की रक्षा करना उसका नैतिक दायित्व है, लोकतंत्र को बचाना उसका नैतिक दायित्व है। अपने सत्ता के लिए सारे संवैधानिक सत्ता को हम हरण कर ले, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई एक बार कहा है। अच्छा चलिए, अभी 1000 पर जो आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहा ना पड़ा इसके बाद ये आधार को माने। और जब मान लेते हैं कि कोई नेता या कोई दल चुनाव आयोग पर आरोप लगाता है तो जवाब चुनाव आयोग में देगा। चुनाव आयोग चुप है, क्यों चुप है भाई? तुम बोलो, अगर गलत किया तो एफआईआर करो उन पर। बीजेपी के प्रवक्ता क्यों आ जाते हैं चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के? अच्छा चलिए, ये तमाम लंबा बहुत सवाल आपने उठा लिया है। कमल, एक बार आप पटना रुक करते हैं जहां इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। चुनाव करा पाए हैं और इसमें लेकिन जो मतदाता हैं बिहार के, उनका सबसे बड़ा योगदान है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने भी हमारे मतदाता हैं, जितने भी महिला मतदाताएं थी, पुरुष मतदाता थे, खासकर महिला मतदाताओं ने बहुत अच्छी संख्या में आके मतदान किया है और बहुत ही अनुशासनपूर्ण तरीके से सभी बूथों पे हम लोग जो डायरेक्टली देख रहे थे, तो सभी बूथों में बहुत अनुशासनपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से मतदान हुआ है। और सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रक्रिया में बहुत अच्छे से भाग लिया है। और जो इससे पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, उसमें जो क्लीनिंग रोल की, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और इस प्रक्रिया में भी, इस निर्वाचन की प्रक्रिया में भी वो बहुत अच्छे से सामने निकल के आई है कि बहुत अच्छे से हमने एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी की थी। और इन जनरल किसी भी तरह से कहीं से भी शिकायतें बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं हुई थी। जो भी शिकायतें आ रही थी, हम लोग तुरंत उसका निष्पादन कर रहे थे और शांतिपूर्ण और बहुत निष्पक्ष ढंग से हम लोगों ने इलेक्शंस कराए हैं। अब मैं पुलिस नोडल कुंदन कृष्ण सर से थोड़ा वेट कर लीजिएगा, अनुरोध करता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जानकारी है वो आप लोगों को उपलब्ध करना। इस चरण, ये द्वितीय चरण में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता इंतजाम किया गया था। केंद्र के कुल 1625 कंपनियां, इसके अलावे बीएमपी, बीसैप जो बोलते हैं, जिला पुलिस, सब लगाए गए थे। इस चरण में ऐसे जगह पर भी चुनाव हुआ है जहां पिछले 2 दशक से चुनाव नहीं हुआ था। ऐसे बूथ जो रिलोकेट हो जाते थे, उदाहरण स्वरूप चक्रबंधा थाना अंतर्गत जो ये इमामगंज विधानसभा में पड़ता है, कई बूथें थे, ताराचुआ, पिछुलिया, बरहा, जहां पिछले 2 दशक में चुनाव नहीं हुई थी, वहां भी हुई। चोरमारा जो बरहट थाना अंतर्गत जमुई में पड़ता है, वहां भी 2 दशक से चुनाव नहीं हुई थी। तो ये ग्रामीण जो लोग थे वो अपने ही गांव में बूथ पर वोट दिए हैं 2 दशक के बाद। इसी प्रकार अधौड़ा जो प्लेटो है, जिसमें कैमूर भी आता है, रोहतास जिला भी आता है, वहां भी सभी बूथ पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रेहल एरिया है जहां की डीएफओ संजय सिंह की हत्या हुई थी, वहां भी कई बूथ थी, 13 बूथ थी रेहल में, सब पर सुरक्षा बल गया था। वहां भी 2 दशक के बाद चुनाव हुआ। तो एक कहा जा सकता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि
कट्टरपंथी नक्सलवाद खत्म हो चुकी है। एक उदाहरण है कि जनता निर्भीक होके आगे आके वोट दिए हैं। चोरमारा जो एक आदिवासी बहुल इलाका है, वहां 44% वोट हुआ। नक्सली सरेंडर जो किए हैं उनकी पत्नियां भी वोट दी। कहीं कहीं पर जो चक्रबंधा में जहां लाइन माइन ब्लास्ट इतने होते थे, वहां 70 और ताराचुआ में करीब 80% वोटिंग हुई। बूथ पर कहीं भी हिंसक घटना नहीं हुआ है। छिटपुट विवाद हुई है 2-3 जगह, कोई इसमें किसी को गंभीर चोट उठ नहीं है। और ये बताने चाहते हैं कि आज मतलब कल रात से लेके आज 6 बजे संध्या तक 990 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। 10 वाहन जब्त की गई थी। इसके अभी तक जो आचार संहिता लगी है 6 तारीख को, 6 अक्टूबर से आचार संहिता लगी है, आज 11 तारीख तक 844 अवैध हथियार जब्त की गई है। 3546 कारतूस बरामद की गई है। 16 मिनी गन फैक्ट्री। यह दिखाता है कि हमारा जो पूर्व की तैयारी थी, आज की जो सफलता है, पिछले 3 दशक से हम बिहार में सेवा कर रहे हैं। और तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और एडीजी बिहार पुलिस के कुंदन कृष्णन ने बताया कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर से चुस्त दुरुस्त रहा है और इसी का आरोप लगातार महागठबंधन पर लगता रहा है एनडीए की तरफ से कि जंगल राज की संज्ञा जो दी जाती है और उसी को बदला गया है कि शांतिपूर्ण माहौल में निर्भीक होकर लोगों ने मतदान किया है और कहीं से भी छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कहीं से कोई मेजर हैपनिंग्स नहीं है। हम रुक कर रहे हैं अख्तर अली साहब का। अख्तर अली साहब, देखिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हालांकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से या चुनाव आयोग के अधिकारियों के बातों से आप लोग बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि कहीं पर कुछ इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, लोग निर्भीक होकर चुनाव लड़े। और इसी बात की वकालत एनडीए करती है भाई कि जब से हम सत्ता में आए हैं बदलाव आया है, डर भय का माहौल समाप्त हो गया बिहार में, इस वजह से बिहार की आवाम हमारे साथ है। देखिए सारिक भाई, चुनाव तो खैर अब आस्ते आस्ते जो ट्रेंड जो बदलना शुरू हुआ है 90 के दशक के बाद से, वो अभी की सरकार नहीं बल्कि पिछले कई चुनाव से आप देखेंगे कि अब उस तरह से बूथ कैप्चरिंग या मार पीट झगड़ा ये सब अब धीरे धीरे अब ये सब अब ख़त्म हो रहा पूरा देश में। कहीं कहीं शायद कहीं कुछ हल्का फुल्का छिटपुट घटनाएं होती है जो आपस में समर्थक लोग आपस में लड़ भिड़ जाते हैं। बाकी आप ऐसा पहले की तरह चुनाव अब देश में नहीं रहा। लोग जागरूक हो गए, शिक्षित हो रहे हैं, अपना मत अपना जा कर के जिस तरह से देना है देते हैं अब। और इसमें किसी भी राज्य में, सिर्फ बिहार ही नहीं किसी भी राज्यों में अब तो यही देखा जा रहा है कि अब चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। और रही बात कि चुनाव आयोग का प्रश्न चिन्ह तो हमेशा से, अब जब से केंद्र में मोदी की सरकार रही है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और रहेगा। हम लोगों ने जिस तरह से उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है और इस चुनाव में भी जो देखने को मिला है, कई एक वीडियो और कई एक साक्ष्यों के साथ में लोगों ने आया सामने में। लेस्लीगंज का भी पिछले चुनाव का आप देख लीजिए कि वहाँ जेडीयू की जो महिला का मतलब जेडीयू का जो लीडर था उसका पति बीएलओ थी, उन्होंने कई एक लोगों का, ये देखिए आप लोग लगातार आरोप लगा रहे, भाई आप विपक्ष है, आप आरोप लगाएंगे तो उसको भी हम प्रमुखता से अपनी खबर में दिखाएंगे, हमको कोई इससे आपत्ति नहीं। लेकिन जो बीजेपी का जो एनडीए का आरोप आप लोगों पर रखता है कि जिन स्टेट्स में आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वहाँ क्यों नहीं, वहाँ पर क्यों नहीं आरोप लगता है कि भाई चुनाव आयोग ने आप लोगों को जिता दिया या ईवीएम गड़बड़ी करके चुनाव जीत गया, वहाँ क्यों नहीं लगता है? देखिए ऐसा आप झारखंडी एग्जाम्पल है, आप कैसे ऐसा सोच सकते हैं? अगर हम चुनाव जीतने के बाद में चुनाव आयोग पे अगर उसके खिलाफ में सबसे पहले तो कर्नाटक में चुनाव जीते हैं उसी पे आवाज़ उठाएं, वहीं का हम लोगों ने देखा है किस तरह से वोट चोरी वहाँ की गई है। ये पूरा देश में भी हमारा चल रहा है सर्वे, एक एक करके। तो करने दीजिए चुनाव आयोग को वोट चोरी, अगर वोट चोरी करने के बाद भी आप जीत जा रहे हैं तो क्या फर्क है? कर्नाटक में जीत गए। तो ये नहीं ना, वो जनादेश का अपमान हो रहा है। जो अगर मान लीजिए जिस तरह से
जिस तरह से कि हम हमें संविधान वोट को मिलना रक्षा चाहिए, करें, डेमोक्रेसी को बचाएं, कैसे चुप रह सकते हैं? कैसे हम चोरी, एक भी वोट चोरी क्यों होने दें? निष्पक्ष के साथ में चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है निर्वाचन आयोग? और किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य क्यों कर रही है? वो उसे आ करके जब उस पर सवाल उठाया गया, सिर्फ हम ही तो सवाल नहीं उठाए, बीजेपी भी सवाल उठाई। अनुराग गुप्ता ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो उन्होंने साक्ष्य दिया था, उसके बाद फौरन आकर के उन्होंने रायबरेली पे और वायनाड वगैरह का आकर के उन्होंने दिखाया कि यहाँ भी इस तरह से हुआ है। वो भी तो अप्रोक्ष रूप से निर्वाचन आयोग पे ही सवाल उठा रहे थे ना। निर्वाचन आयोग को जवाब देना चाहिए कि हाँ, इस तरह से हमसे गलती नहीं हो रही है, ये झूठ है, प्रोपोगेंडा है। केस करना चाहिए राहुल गांधी जी पे। खामोश क्यों हैं अभी तक? ये सवाल हम जीतने के बाद भी उठता रहेगा। और झारखंड में देखिए, हम चुनाव जीते हैं, लेकिन यहां से हम लोगों ने 14 लाख से ऊपर सिग्नेचर करके वोट चोरी के खिलाफ में राष्ट्रपति को कल जो हमने रवाना किया है, सभी का हस्ताक्षर करके, कि देश में वोट चोरी हो रही है, झारखंड में भी चोरी हो रही है। 14 लाख से ऊपर हम लोगों ने सिग्नेचर करके राष्ट्रपति को भेजा है निर्वाचन आयोग के खिलाफ में। चलिए मिथुन जी, कमल देव जी, आप कह रहे थे, आप उस वक्त कुछ कहना चाहते थे, ब्रेक का वक्त हो गया था। मुझे लगता है शारिफ जी, एक 9 बजे वो शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जितनी कॉमेडी नहीं होती, उससे ज्यादा कॉमेडी जो इनके डिबेट्स और जो इनके मतलब जितने भी इनके आर्गुमेंट्स आ रहे हैं उसमें हंसी आ रही है। जो भी देख रहा होगा हंसता होगा। और इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये मुद्दा लगता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को ऑब्सेशन हो गया है। अभी राहुल गांधी को बीच बीच में किसी मुद्दे पर ऑब्सेशन हो जाता है और पूरी कांग्रेस की कायनात जितनी है उसको उनके पीछे लगना पड़ता है, क्योंकि है तो राजकुमार की पार्टी। इस मुद्दे पे तो पूरा विपक्ष एक है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे पहले ईवीएम पे जब उन्होंने उठाया, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? उनका स्टेटमेंट देखिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा बिल्कुल नहीं, ये गलत है, जब हम जीते तो ईवीएम खराब नहीं है और हारे तो खराब है। अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट देखिए, जब सारे इनके विपक्षी पार्टियों, साथी पार्टियों ने इनका साथ छोड़ दिया ईवीएम पे, तो ईवीएम पे चुप हो गए। फिर उन्होंने उठा लिया वोट चोरी का मुद्दा। और देखिए बिहार में क्या हुआ। इसी ईवीएम के, इसी वोट चोरी के मुद्दे पे पूरा का पूरा आरजेडी इनके अगेंस्ट हो गया। पूरा का पूरा आरजेडी कहता रहा कि इन्होंने हमारे जो जमीनी मुद्दे जो हम उठाना चाहते थे, हम बेरोजगारी का या भ्रष्टाचार का या जो भी दूसरे मुद्दे उठाना चाहते थे, यहाँ के लोकल मुद्दे उठाना चाहते थे, ये मुद्दे तो उठे ही नहीं। और उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी पे वीटो लगा दिया कि हमें नहीं चाहिए बिहार में प्रचार के लिए। अब देख लीजिए राहुल गांधी बिहार में प्रचार के लिए क्यों नहीं आए इतने लेट तक। एसआईआर के अगेंस्ट में वोट देख लीजिए ना, यात्रा में तो तेजस्वी साथ में थे। लेकिन देखिए होता क्या है, जब देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो जब किसी मुद्दे को उठा देती है तो दूसरी पार्टियों का साथ आना पड़ता है। लेकिन जब उसको दिखने लगा कि ये ग्राउंड पे मुद्दा है ही नहीं, आपके रिपोर्टर्स जहां भी गए होंगे, जितने भी मैंने रिपोर्ट्स देखे हैं, उसमें अगर इनके कार्यकर्ता तक कहते हैं कि नहीं वोट चोरी, और उनसे पूछते हैं आपका वोटर कार्ड है, तो बोलते हैं हाँ मेरा वोटर कार्ड है, लेकिन हो रहा है वोट चोरी। तो वो आदमी ही नहीं मिल रहा है जिसका वोट चोरी हुआ है। आज तक वो आदमी ही नहीं दिखा पूरे बिहार में जिसकी वोट चोरी हो गई। जब इतना क्लियर कट प्रोसेस है, 10 लेवल्स ऑफ कम से कम इंफॉर्मेशन चेंज है, जब इतनी बार बोला जा चुका है कि फॉर्म 6 भर सकते हैं, आप दे सकते हैं, जब इनके बीएलओ 1.5 लाख जो वहां पे उपस्थित है, वो 5 वहां पे आपत्ति नहीं दर्ज करा पा रहे, जबरदस्ती का एक नैरेटिव। और देखिए कितना हास्यास्पद है, हमने कर्नाटका से ही सबसे पहले शुरू किया। शर्म नहीं आता बोलते हुए? कर्नाटका में लोकसभा आपने कब तक किया? अरे सुन लीजिए, अब आप जब बोल रहे थे तो सुन रहे थे, आपकी बकवास आर्गुमेंट्स को भी हमने सुना है। अब सुन लीजिए चुपचाप से। जब ये बोल रहे थे, जब ये बोल रहे थे, सुन लीजिए, जब ये कर्नाटका में बोल रहे कि कर्नाटका में वोटर रोल में गड़बड़ी है, कांग्रेस में कर्नाटका में किसकी सरकार थी? बीएलओ किसके कर्मचारी होते हैं? इनके होते हैं। और जब इन्हीं के मंत्री ने कर्नाटका में ये कह दिया कि अरे बीएलओ तो हमारे ही थे, तो वोटर रोल में गड़बड़ी है तो हमारे सरकार की दिक्कत है, तो उनको बर्खास्त कर दिया। मतलब इतनी बेसिक, एक जब पार्टी का मुखिया ही एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे खुद ही समझ नहीं हो किसी चीज की, तो वो सुन लीजिए ना। दूसरा शरद जी, दूसरा मैं आपके डिबेट में आया था, उन्होंने 5-6 एग्जाम्पल्स निकाले थे, आपको याद होगा। आदित्य श्रीवास्तव, गुरकीरत सिंह डैंग, बिहार में जब इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू किया तो शुरू में वो मुन्नी देवी, दूसरे दिन सुबोध, सब याद होगा आपको। याद है, हर दिन इनकी फजीहत होती थी, हर दिन जो नाम लेते थे ये लोग फजीहत होती थी। बाद में मुन्नी देवी आके बोली नहीं मेरा कोई वोट कटा नहीं हो, तो मुखिया हमको पैसा दिया था बोलने के लिए। वो सुबोध वाला जो आके गाड़ी पे चढ़ के बोल रहा, फिर बोलता है नहीं इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दिया कि इसको बोला गया कि फॉर्म भरो तुम, और बोल रहा है मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, और उसका नाम वहां कटा हुआ दिख ही नहीं रहा। एक नाम ये लोग नहीं ले पाते हैं, एक नाम नहीं ले।
इसीलिए शरद जी आज कांग्रेस की जो हालत है ना भारत में और बिहार में, इसी कारण ये दुर्गति हुई है। 35 और वर्षों जो से लोग सुप्रीम सरकार में कोर्ट नहीं में आए जो हैं। शामिल हुए वो लोग, सुन लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट का भी अरे बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? नहीं, सुनिए, जाहिर अभी जिनको बच्चों सुना कीजिए। मरे हुए को जो अरे भैया, प्रेजेंट सुना- किया गया है उसके अरे बारे में बताइए ना। सुनिए ना, थोड़ा खाली पढ़ लिख के आया कीजिए, पढ़े सबसे लिख करके पहले तो। बता रहे हैं। सबसे पहले तो पढ़ हाँ, लिख के आया पढ़े कीजिए, लिख तब करके अपने बता, argument आप बोला ही नहीं कीजिए। पढ़ के आते हैं। एक व्हाट्सएप argument- यूनिवर्सिटी में शारद देख के जी, आ गए और सारा शारद गलत जी, तथ्य एक- यहाँ दे रहे शारद जी, हैं। एक अरे argument इन सुप्रीम लोगों का- कोर्ट में जब अरे सुन शामिल लीजिए किया ना, गया आपके- 12-13 आपके- लोगों को, मरे हुए लोगों आपके- को खड़ा किया नाम बताइए गया आप उन कि ये विषय का। जिंदा है। आप अरे विषय का नाम सुप्रीम बताइए। नाम ले लीजिए। आप अरे नाम आप बताइए। बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र जी, यादव ने मैं खड़ा चैलेंज किया करता कि हूं। नहीं किया? शारद मरे जी, हुए जिसको निर्वाचन आयोग ने मृत घोषित शारद किया जी, मैं उनको चैलेंज शामिल करता किया हूं। गया कि नहीं? शारद जी, सारिक जी दोनों हम भी तरफ चैलेंज करते हैं, योगेंद्र यादव ने एक खड़ा बात किया बताइए। कि नहीं खड़ा किया? शारद जी, दोनों को सुप्रीम चैलेंज कोर्ट करो, में एक खड़ा बता हुए देंगे। कि नहीं हुए? मरे मृत व्यक्तियों को खड़ा शारद किया जी, कि नहीं, नहीं जो किया? नाम पूछ रहे हैं, आप- पूरा आप- देश आप- देखा नाम है बता उस दीजिए, चीज को। शारद जी, एक नाम बता दें। किसी को खड़े करने का आप जिक्र कर रहे हैं? नाम बताइए। अख्तर अली साहब। जी नाम अरे बताइए ना उसका। एक नहीं 12 लोगों अरे को 12 नाम, नाम बता अगर दीजिए। नाम नहीं याद है आप अरे देख वाह, लीजिए, वाह, यहाँ नाम पर नहीं याद है, वाह, सुप्रीम वाह, कोर्ट वाह, का वाह, देख लीजिए, वाह। आया गया कि शारद नहीं जी, और उसको शामिल शारद जी, सुप्रीम कोर्ट में मृत लोगों शारद को जी। लाया गया कि नहीं लाया गया? शारद जी, एक रिपोर्ट पढ़िएगा आप। जो क्या 12 रिपोर्ट पढ़िएगा? अरे सुनिए ना। अरे वोट के आप दिन बोल में रहे थे तो दिखा मैंने दिया सुना यहाँ ना। पर। ये आप मृत्यु जी, किस तरह से एक आपने- मिनट, मृत्यु जी, ये जो अख्तर अली साहब कह रहे हैं, ठीक है, नाम इनको याद नहीं, पर वैसे 12, मैं भी एग्जैक्ट नंबर नहीं, पर शायद 12 लोगों को खड़ा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 12 लोगों को तब खड़ा किया सुप्रीम गया कोर्ट को था। मानना नाम पड़ा पूछिए, कि आधार कार्ड को नाम मानना होगा आपको। एक मिनट, अख्तर अली साहब। कैसे बेवकूफ के आर्गुमेंट? अच्छा, अख्तर अली साहब, अख्तर अली सुना साहब। कीजिए, थोड़ा सुना कीजिए, सीख जाइएगा कम से कम। पार्टी में व्हाट्सएप पे जो आपको भेजते हैं, अरे उसको व्हाट्सएप बताते पढ़ के बोलो आप आए हैं, झूठा फैलाया है यहाँ पर आकर झूठ फैला रहे हैं। शारद जी, मृत्यु जी, उन 12 लोगों को जब खड़ा किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट भी किया था योगेंद्र यादव को। शारद जी, मैं फिर से कह रहा हूं, उन जब 12 लोगों को वहां पे खड़ा किया गया और उसके बाद प्रेस वहां पे खड़ी थी, प्रेस ने कहा हम इन 12 लोगों को इंटरव्यू करना चाहते हैं, उनको वहां से भगा दिया गया कांग्रेस के नेताओं बताइए से। बाहर सुनिए, झूठ अरे सुप्रीम कोर्ट में अब खड़े सुनना इतना बड़े शुरू- अब सुप्रीम सुनेंगे है नहीं। कोर्ट में जाकर के अरे झूठ यार, बोलेगा क्या प्रेस ये से सब- भाग जाएगा। शारद जी, कौन उन बड़ा 12 है? में से, उन वाह 12 वाह में से वाह वाह, एक कहां से भी ला व्यक्ति करके को- आ गए ये? या तो सुना कीजिए। क्या सुनेंगे? झूठ बात को सुना रहे हैं यहाँ पर। सुप्रीम यही कोर्ट करना में तो कोई चिल्लाते खड़ा होकर के रहिएगा। झूठ बोल देगा? यही करना बताइए, तो इतनी चिल्लाते बड़ी अच्छा, बात चलिए, ये अच्छा, बोल चलिए, रहे एक बार, हैं कि कमल- प्रेस से एक बार भाग कमल गया, साहब का रुख सुप्रीम कर कोर्ट लेते में हैं, एक बार, खड़ा अख्तर अली साहब। करिए, वाह वाह बता वाह, दें। माने अख्तर अली साहब। कोर्ट को गुमराह करने गए थे हम लोग। अच्छा, अख्तर। नहीं नहीं, कोर्ट को गुमराह करने के लिए गए थे। अच्छा, चलिए, इतनी चलिए, बड़ी अच्छा, बात अच्छा। ये बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए, एक बार, अख्तर अली इतनी साहब। बड़ी बात ये बोल दिया कि कोर्ट को हम गुमराह करने गए थे। अख्तर अली साहब, आप तो कमलदेव साहब, कमलदेव नहीं साहब। नहीं, अच्छा कोर्ट गुमराह हो जा रही है और ना, कोर्ट ने आपको यानी इतनी कोर्ट बड़ी- गुमराह हो जा रही है। ये अच्छा, आपका चलिए, कहने का अच्छा, चलिए, मतलब एक कि बार, कोर्ट एक गुमराह बार, होती है ना? शारद जी, नहीं शारद नहीं, जी। कोर्ट गुमराह होती है। अच्छा, मृत्यु जी, एक बार नहीं, आपके कहने अनुसार कि कोर्ट गुमराह होती है। अच्छा। कोर्ट को गुमराह किया जा सकता शारद है। जी, शारद बड़ी जी, बात कर रहे हैं यहाँ पर आके, झूठ आपको सच कुछ बातें बोलना है तो करते हैं। बोल लीजिए, अच्छा, उसके बाद अच्छा, मैं अच्छा, बोलूंगा, अच्छा, बीच में समय नहीं, कम, बीच समय- में क्या आप झूठ बोलेंगे? आप इसको अच्छा, लाया, चलिए, उसको चलिए, लाया, चलिए, इसको शोर- लाया, अच्छा, अरे शोर- सारे शोर- लोग हैं शोर वहां में पर डिबेट को शामिल। तब्दील ना करें। कमलदेव साहब आते हैं, मृत्यु जी आपके पास भी आते हैं। कमलदेव साहब, आप कुछ कह रहे थे, लगातार आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम आपके पास नहीं आ पा रहे थे। मृत्युंजय जी का सारा बात हम सुन रहे थे। हम्म। चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये तो तय करना पड़ेगा उनको। और जहां तक बात रही कि कर्नाटक में हम जीते, मैं पहले भी कहा कि उस समय में मैंने कहा कि हमारे नेता भी कह रहा, आज मैं भी कह रहा हूं कि हम किसी स्टेट में चुनाव जीते ये माने नहीं रखता, लेकिन चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है, संवैधानिक संस्था काम नहीं कर रही है, बीजेपी के टूल्स के रूप में काम कर रही है। यह आरोप हमारा तब तक रहेगा जब तक चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों को ईमानदारी पूर्वक पूरा नहीं करती है। चलिए, बिहार पे आ जाते हैं, बिहार पे आ जाते हैं। एक सेकंड इब्राहिमी जी, अभी मृत्युंजय जी ने कहा कि एसआईआर में, मैं कह रहा हूं कि एसआईआर में आज भी गड़बड़ी है। और मैं उदाहरण बता रहा हूं, मेरे विधानसभा 112 महाराजगंज में मेरा जो बूथ है वह बूथ नंबर है आपका पंचायत भवन सारीपट्टी। वहां 10 वोटर ऐसे जिंदा हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वोट देने से वो वंचित हो गए। विडो हैं, महिलाएं हैं, दलित वर्ग के लोग हैं। तो अगर चुनाव आयोग एसआईआर किया था तो क्या आज भी वो अपडेट करके दे सकता है? तो आपको लगता है कि चलिए, आपने जो मुद्दा उठाया, ये मुद्दा बना बिहार की सियासत में?
बिहार की सियासत का मुद्दा केवल नहीं था। बिहार के नहीं, सियासत अभी का बिहार में मुद्दा चुनाव हो रहा है था तो बिहार वो- की सियासत की हम बात करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप बात समझिए। संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा था, SIR इशू था, और महागठबंधन हमेशा पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, अभी तक माननीय राहुल जी की जो भी यात्राएं आप देखे होंगे, अपने किसी यात्रा में उन्होंने वोट नहीं मांगा। वो जो कौन था, इशू था, पब्लिक इशू, चाहे वह बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सब सारे बिंदुओं पर उन्होंने बात किया। पलायन पर बात किया, राज्य के जुआ या देश के जुआ, रोजगार के लिए जो भटक रहे हैं उस पर बात किया, जुआओं पर नौकरी और रोजगार का बात उठाने पर लाठीचार्ज होता था उस पर बात किया। वोट तो कभी उन्होंने मांगा नहीं। और इन्होंने कहा कि आपने कभी नहीं देखा कि तेजस्वी जी को छोड़ के बड़े नेता अपना प्रचार कर रहे हो। तो जब महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी जी को घोषित कर दिया गया, तो नेशनल पार्टी के होने के नाते मेरा ड्यूटी बनता था कि महागठबंधन के नेता जो है अपना वो प्रचार करेंगे, हमको भी जहां जहां डिमांड होगा वहां आएंगे, प्रचार किए। और राहुल जी और तेजस्वी जी का मंच भी साझा हुआ, लेकिन आपका अलायंस तो बड़ा इंटैक्ट था। तो कितने जगहों पर मोदी जी और नीतीश जी का भाषण हुआ साथ में ज्वाइंटली, कितने मंच पर सभी एनडीए के नेताओं का भाषण हुआ ज्वाइंटली। नहीं तो क्या ये इस पे ये मुद्दा बिहार की जनता की मंच पे साथ थे कि नहीं थे, मुद्दों पर बात करें। क्लोजिंग कॉल रखिएगा कमल देव साहब, समय की कमी है, दोनों गेस्ट के पास भी जाना है। आप इस एग्जिट पोल पर इत्तेफाक नहीं रख रहे, आपको क्या लग रहा है आंकड़े क्या होंगे? कि आंकड़े होंगे कि यहां बेरोजगार जुआ महागठबंधन के बातों पर भरोसा करके 2014 के जुमला 2 करोड़ रोजगार वाली बात देख रहे हैं, कंपेयर करके महागठबंधन के साथ वोट दिया है। महिलाएं जो है अपने प्रवासी पतियों को बिहार में लाने की इच्छा के हिसाब से वोट दिया है। महिलाएं महंगाई से, चलिए कमल देव साहब फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल आपका एग्जिट पोल क्या, आप कितना सीट दे रहे हैं महागठबंधन को? अगर आप कहें सत्ता में आ रही, कितनी सीट दे रहे हैं? महागठबंधन संपूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार। चलिए मृत्युंजय जी, फाइनल कॉल आपका। दो बातें, एक तो अगर कहते हैं कि कर्नाटक में जो वोट चोरी फिर भी हम जीत गए, अगर आप कहते हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अलोकतांत्रिक है, इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं है, तो आपकी सरकार को क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया मुझे विश्वास नहीं है, और फिर से कहिए फ्रेश इलेक्शंस कराए अच्छे से। जितने राज्यों में आपकी सरकार है वहां इस्तीफा दे दीजिए, कहिए कि चुनाव ढंग से नहीं हुआ है। ये हिम्मत है कि आप में? पहला। दूसरा, इतने बड़े नेता हैं कमल देव जी, इनके गांव में 10 महिलाओं का वोट कट गया, इनमें इतनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनका फॉर्म 6 भर के जाके जमा करा दें वहां यारों के यहां। इतना बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और यहां डिबेट पे आके इतनी लंबी लंबी हाँक रहे पूरी दुनिया बदलने का। तो इसी प्रकार के कांग्रेस के नेता और बीएलओ जिन्होंने कांग्रेस की हालत कर रखी। मैं फिर से आ रहा हूं शारिफ जी, जिस प्रकार के मुद्दे कांग्रेस को उठाती है, और फिर से 14 तारीख को डिबेट में आएंगे शारिफ जी। हाँ आएंगे, वही नंबर्स आपसे लेना चाह रहे हैं शारिफ जी। कांग्रेस, मैं सिर्फ कांग्रेस का बता रहा हूं आपको। एक तो एग्जिट पोल आपने जो देख लिया। आप सुन लीजिए, आपके 10 मिनट के बकवास को सुन लीजिए, समय की कमी है। नंबर्स कितना आपको क्या लग रहा है? आरजेडी को तो जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे ही। कांग्रेस का मैं गारंटी देता हूं, अगर 10% सीट ये लेते हैं, 24 सीट होता है, अगर कांग्रेस 10% भी सीट लेते हैं बिहार में, तो मैं नतमस्तक हो जाऊंगा आपके सामने, गारंटी देता हूं। और एनडी एज अ होल, मैं कह तो रहा हूं किसी भी हाल में बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगी, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल मेजॉरिटी। अख्तार साहब नंबर आरोप प्रत्यारोप समय कम है, नंबर बता। पिछले 1 घंटा से हमने इनका बात को सुना, कई बार आपने मौका दिया, लेकिन कभी भी मोदी जी का इन्होंने व्याख्या नहीं किया कि इनके वजह से हमको कुछ आएगा। जो भी आने वाला है नीतीश जी के वजह से हमको सीटें मिलेगी, बढ़ेगी। लेकिन फिर से हम दोहरा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, फुल मेजोरिटी के साथ में बनेगी,
और इस बार पिछले बार से हम लगभग 40-50 सीट ज्यादा लाएंगे। चलिए, तो लाइव डिबेट में कमलदेव साहब, अख्तर अली साहब, मृत्युंजय जी ने कहा है कि अगर 10% भी सीट आ गई कांग्रेस को तो नतमस्तक हो जाएंगे, और 14 को मृत्युंजय जी भी हमारे गेस्ट रहेंगे, आप भी गेस्ट रहिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा सेटअप हो कि आप और मृत्युंजय जी और अख्तर अली साहब एक ही शो में बैठे, एक ही समय बैठे। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आऊंगा। आना तो है। चलिए अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, मृत्युंजय जी आपका बेहद शुक्रिया, कमलदेव साहब बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया नक्षत्र न्यूज को और इस डिबेट को। तो बिहार में चुनाव संपन्न हो गए, इंतजार 14 तारीख का है कि जनता ने किसके सर मत्थे पर ताज पहनाया है।